नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकतंत्र में बेशर्मी का अमृतकाल चल रहा है, ये बात तो हम लोग पिछले काफी वक्त से कर रहे हैं। खासकर हम और भाऊ जो भी कार्यक्रम करते हैं, कमोबेश हर कार्यक्रम में एक आध बार बेशर्मी के अमृतकाल पर चर्चा जरूर हो जाती है। लेकिन आज हम आपको एक बार फिर से प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाएं। और शुरू में मैं कह दूं कि विपक्ष के पास इससे बेहतर मौका नहीं है। सलाह भी दे सकते हैं, बाई चांस मान लीजिए आपको अच्छा लगे ना लगे, बुरा ही मान लीजिए। ओम बिरला के खिलाफ अब तो एक महाभियोग या अविश्वास प्रस्ताव ले ही आना चाहिए, ले आना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है। वजह है कि ओम बिरला ने डुअल कैरेक्टर का जो पैरामीटर है ना, उसको तोड़ दिया है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोदी सदन में आए, मोदी मोदी के नारे लगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। सदन में जय श्री राम के नारे लगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वो भाव विह्वल हो जाते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे मंदिर में बैठे हों सदन की वजह। भाव विह्वल हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं। लेकिन इस देश के शहीद, इस देश के आतंकी हमलों में मारे गए लोग, इस देश के नागरिक, अगर उनको उनके पक्ष में अमर रहे के नारे लगते हैं तो बिलबिलाने लगते हैं ओम बिरला। बिलबिलाने लगते हैं लिटरली ओम बिरला। आज प्रियंका गांधी ने बड़ा जबरदस्त काम किया। बार बार नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के पीछे छिपने वाले नरेंद्र मोदी को आज पकड़ के बाहर निकाल दिया है। संसद में आज प्रियंका गांधी का भाषण अद्भुत था, बहुत जबरदस्त था। एक एक शब्द मैंने शुरू से और आखिर तक सुना। भाव को लाइए चर्चा में। आज सबसे बेशर्म से लेके सबसे कायल तक सब कुछ तर्कों के साथ सदन में रखा गया। भाव, सबसे पहले मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूं। जरा पहली क्लिप लाइए, पहली क्लिप बस सुनिएगा। दर्शकों से भी कोई इंट्रोडक्शन नहीं है इस क्लिप का। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नकाल बस क्वेश्चन हटा नंबर दीजिए, 21। हटा दीजिए। इससे ज्यादा बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इसे ढूंढ के निकालना है। माननीय सभापति जी आ रहे हैं सदन में, देखा भाऊ आपने, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और उसके बाद वो बिल्कुल भाव विह्वल मगन है, बैठते हैं और प्रश्न का एक बार ये पीठासीन है, चेयर पर हैं और इनके पास ये अधिकार है कि हमें दोनों को, चाहे एक को, किसी को भी, बड़े भाई को या छोटे वाले किसी को भी, ये विशेषाधिकार है कि सदन में बुला के हमें कटघरे में खड़ा कर दे, 24 घंटा 48 घंटे के लिए सलाखों में बिठा दे। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, ऐसा बेशर्म इंसान सदियों में, युगों में पैदा होता है। ऐसा बेशर्म इंसान। जय श्री राम के नारे लग रहे थे, एक बार नहीं कहा। ये सदन नारेबाजी के लिए नहीं है। अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए, अगली क्लिप लाइए। हाँ, हटा दीजिए। गर्दन ऐसे से हिल रही विष्णु के अवतार की। कोई सदन की मर्यादा, कोई नियम, कोई कायदा नहीं है, कोई नहीं। ये बेशर्मी दूसरा उदाहरण था। तीसरा लाइए। ओवैसी शपथ ग्रहण के लिए उठे थे, देखिए। श्री असादुद्दीन ओवैसी जी। हटा दीजिए। 3 दिखा दिए ना भाव। ओवैसी उठे, ये प्रेम की बात करते हैं सर। ये नफरती जय श्री राम के नारे लगा रहे ओवैसी के उस पर, ओम बिरला की एंट्री पर। और वो वाला तो महामानव वाला पोज तो अद्भुत था। ऐसे बैठे हैं, गर्दन ऐसे से एक आध बार हो गई है विष्णु जी की और नारेबाजी हो रही है, उनका महिमा मंडल।
अब जरा जो क्लिप दिखा रहा हूं, इस देश के नागरिक, प्रजा नहीं देखे, प्रजा अभी बता रहा हूं नहीं देखे, नागरिक जो हैं, जो वाकई भारत के नागरिक हैं, वो जरा देखेंगे। चला दीजिए आज की क्लिप, प्रियंका के भाषण के अंत की ये क्लिप चलाइए। मैं एक बार उन 25 भारतीयों के नाम इस सदन में पढ़ना चाहती हूं, ताकि यहां बैठे हर सदस्य को यह एहसास हो कि वे भी हमारी तरह इंसान थे, किसी राजनीतिक बिसात के मोहरे नहीं थे। वे भी इस देश के बेटे थे, वे भी इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही बनती है, उन्हें सच्चाई जानने का हक है। समीर गुहा भारतीय, बिट्टन अधिकारी, मनीष रंजन, हेमंत सुहास जोशी, विनय नारवाल, सुशील नथनियल, अब्दुल श्रीकांत मोने, सैयद आदिल हुसैन शाह, नीरज रामचंद्रन, संजय लक्ष्मण लेले, मानिए प्लीज। दिनेश अग्रवाल, दिलीप दिल से, प्रशांत कुमार सतपति, JS चंद्रमौली। आप बोलिए, अब आराम से। JS चंद्रमौली, यतीश परमार, S मधुसूदन राव, माननीय सदस्य, नारेबाजी का सदन नहीं है। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। मंजुनाथ राव, कौस्तभ गणबोते, शुभम द्विवेदी। जय हिंद। सुना आपने भाव? अगर कुछ भी दर्शकों के भी से भी मैं कहूंगा, अगर कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा, दोबारा रिपीट करके सुन लीजिए, नहीं तो हम दोबारा डाल देंगे। नो नो करते करते फिर कह रहे हैं कि ये सदन नारेबाजी की जगह नहीं है। क्या कह रहे थे वो जो है विपक्ष के सांसद? हर नाम पे अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें में इनको दिक्कत है। ये सिर्फ 2 गुजराती और बाकी जितना वो मंडली है, उनके पक्ष में नारे होने चाहिए। वो अमर रहे, वही जिंदाबाद रहे, भारत जिंदाबाद रहे ना रहे, ये पूरी जिम्मेदारी इसमें भाव कर रहा हूं। और मैं यकीन के साथ कर रहा हूं कि आप भी इसके साथ सहमत हैं कि अगर 2-4 दिन के लिए आदमी बुला करके, भाई ये बेशर्म शिरोमणि है, आसन पे होते हुए मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। इस देश में मरे हुए लोगों के मैंने क्या कहा, स्पीकरों के इतिहास में ये काला पन्ना है। मैं बता रहा हूं तुम्हें, इतना पक्षपाती स्पीकर हमने नहीं देखा, ना कभी कोई ऐसा स्पीकर होगा, पढ़ा है हमने। अरे नारेबाजी के लिए सदन नहीं है तो वह किसी भी नारे के लिए नहीं है। वो मोदी की जय जयकार के लिए नहीं, भी नहीं, श्री राम के लिए भी नहीं। श्री राम के नारे के ऑब्जेक्शन उठाना इसका मायना ये नहीं कि श्री राम से प्रेम नहीं करते, लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, श्री राम का पवित्र नाम ऐसी जगह लेना चाहिए, मंदिरों में ही नाम श्री राम का ले तो ज्यादा अच्छा है, अपवित्र जगह पे नाम ना है। और मैं अपवित्र इसलिए कहता हूं कि जहां झूठ परोसा जा रहा हो, या पक्षपाती रवैये से रोज लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, जहां संविधान के चिथड़े उड़ रहे हो, जहां तानाशाही चल रही हो लोकशाही के नाम से, वो जगह पवित्र कहां से हो गई? हमारे देश में तो जहां गौतम बुद्ध ने पेड़ के नीचे ही ध्यान लगा लिया और ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वो पेड़ तीर्थ क्षेत्र हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के एक बड़े पत्थर पे ही बैठ के ध्यान लगा दिया, तो वो पत्थर तीर्थ क्षेत्र हो गया। और रावण ने सोने की लंका बनाई, शिव जी के सबसे बड़े भक्त होते हुए भी लंका तीर्थ क्षेत्र नहीं बन पाई। लंका रावण की ही कहलाई, क्योंकि लंका तो स्वयं किसकी थी? कुबेर की लंका थी वो। लेकिन जब रावण चले जाएंगे तो लंका कुबेर की भी द्वेष क्रोध के लिए
जानी जाती है, अपवित्रता के लिए जानी जाती है। क्या शहीदों को श्रद्धांजलि देना, शहीदों को अमर कहना भी नारेबाजी है? कौन थे लोग जो गए? क्या ये देश की जिम्मेदारी नहीं उन लोगों के प्रति? खोए हैं उन 23 परिवारों ने अपने परिवारजन, कई बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया, घर में पिता का साया उठ गया, कई जवान विधवाओं की आंखों की सामने पूरी रोशनी खत्म हो गई, वृद्धावस्था में जिस बेटे का सहारा होता है वो बेसहारा हो गए, और सत्ताधीश उसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम देकर बेचने का प्रयास कर रहे हैं। गिद्धों से भी गए गुजरे हैं ये लोग। क्या न्याय किया उन लोगों के साथ आपने? जिस आदमी ने जिम्मेदारी ली कि मेरे वजह से पहलगाम हुआ, वो आज भी सभा बैठा हुआ है मनोज सिन्हा सत्ता में। उन्हें तो स्वयं होकर कहा ना मेरी गलती है, फिर गलती की सजा क्यों नहीं? क्या कीमत चुका रहे हैं? देश क्या कीमत चुका रहा है मनोज सिन्हा का एलजी बनने का? 26 लोगों की जानी। और यदि उनका नाम पार्लियामेंट में लिया तो रिकॉर्ड पे नाम लाया गया। धन्यवाद प्रियंका गांधी को, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन वो नाम आते से तिलमिला गए और सारा गुस्सा उस नारे पे निकला। कुछ लोग बोल रहे थे अमर रहे, कुछ लोग बोल रहे थे कि भारतीय है। हाँ, मरने वाले कोई और नहीं थे, भारतीय है, भारतीय। हाँ, अब तो कम से कम भारत पर राज करने वाली सरकार इसका जवाब दे। लेकिन जब सत्ता पे जो बैठे हैं और उसके आसपास जब चापलूसों की एक बड़ी फौज खड़ी हो जाती है, तो फिर चाहे लोकतंत्र से, प्रजातंत्र से, कहीं से भी वो सरकार आई हो, उसको तानाशाह में तब्दीली होने में समय नहीं लगता। लोकशाही से कब तानाशाही में बदल जाती है सरकार, बिना समय लिए युग परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि भटेत पाल के रखे आप। कोई एक आदमी ऐसा नहीं बोलता ये गलत हो रहा है। स्पीकर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सवाल वो है, और कम से कम स्पीकर बिरला जी से तो अपेक्षा करना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पिछला 5 साल का कार्यकाल हमने देखा कितना पक्षपाती पूर्ण रवैये से था, और फिर 5 साल। इसलिए इन्हें गुस्सा आता है। शहीदों को शहीद करना, अमर रहे करना, इनके लिए गुस्सा आता है। किसी की नागरिकता भारतीय है करके कहना भी इन्हें गुस्सा दिलवाता है। ट्रंप का नाम रिकॉर्ड पे आने पे गुस्सा आता है। कई जगह मोदी और शाह जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है भागवत सुन रहे हैं ये अरे बाप रे, ऐसा लगता है भागवत भागवत। एकदम ऐसे लीन होके मुस्कुरा करके मंद मंद मुस्कान। अरे ये चेयर इंसान के लिए, पहली बात तो ये समझ ले सत्ताधारी दल, और मैं अपोजिशन को भी कहता हूँ, ऐसे ऐसे जगह पर ये लोकतंत्र का जो बिल्कुल मजाक उड़ाया जा रहा हो, मत बैठो भाई सदन में। इसे आप लोग भी खाली बेसिकली राजनीति में सत्ता पक्ष या विपक्ष सबको है कि सर्वाइवल होना चाहिए। संसद में है वही बहुत है, आज नहीं तो कल आएंगे सत्ता में, 10 साल नहीं 20 साल बाद आएंगे सत्ता में। मोदी जी अजर अमल तो है नहीं, ये सबको पता है कि अविनाशी बोल देने से तो होता नहीं है। आज नहीं तो कल ये जाएंगे, फिर हमारा मौका, हमको मौका मिल ही जाएगा जनता उब करके। और ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी असली जिम्मेदार और गुनहगार इस देश की जनता है, बहुत साफ सुन। आप इस देश में गालियां खाने के लिए जो मर जाए आतंकी हमले में, उनका नाम न लेने पाए, कोई उनको अमर न कहने पाए, उनको भारतीय न कहने पाए, इस पर प्रतिबंध लगता है, इसको रोका जाता है। और सब के सब भक्त ग्लैड है, खुश है। कल से सोशल मीडिया में चल रहा है, कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी संसद में भाजपा ने।
मोदी जी ने पता धज्जियां नहीं उड़वा दी। पता नहीं कहाँ से धज्जियां उड़ाई। धज्जियां, ये जो स्पेशल सत्र हुआ है ये कांग्रेस की धज्जियां उड़ाने के लिए हुआ था बेशर्मो, कि पाकिस्तान चीन की धज्जियां उड़ाने के लिए हुआ था? कांग्रेस की धज्जी उड़ाने में जुटे हुए हो। मैं कुछ सुनवाता हूं जरा। आज भाषण में प्रियंका को बुलाते हैं, ये हमेशा नेहरू पूछा जाता है कि भैया कितने मरे, नेहरू के समय में कितने मरे थे बताओ। अब नेहरू को ही फिर प्रधानमंत्री बना दो भाई, छोड़ो देश को, पीछा छोड़ो। चलाइए, प्ले करिए। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा। अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का, ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। नेक्स्ट और प्ले करिए फटाफट, 2-3 के बाद आते हैं भाव के साथ। चलिए अगला। गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा, उनकी शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के बजाय कोई चारा ही नहीं था। आपने शरण दिया क्यों? वो आते हैं आपके देश के अंदर, लोगों को मार डालते हैं और आप उनको शरण दे रहे हैं। क्यों दिया शरण? इसका जवाब क्यों नहीं दिया है एक भी भाषण में? जैसे ये बात उठी, शरण की बात की, हमारे गृह मंत्री जी ने इतिहास में चले गए। नेहरू ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने क्या किया, यहां तक कि मेरी मां के आंसुओं तक चले गए। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये सीज फायर हुआ क्यों, ये जंग रुका क्यों, और तब क्यों रुका जब दुश्मन के पास कोई चारा नहीं था हमारे श्रेय में आने के बजाय। क्यों रुका ये जंग? इसका जवाब नहीं दिया। नेक्स्ट, अगली क्लिप, अगली क्लिप। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? भाव। अब 3 क्लिप के बाद अभी और भी है, इसी पर रोकते हैं। नेहरू, इंदिरा, सोनिया गांधी के आंसू, सब जब सवाल हुआ तो अमित शाह चले गए। फिर 11 साल हो गया ना, 11 साल। मुझे याद है आशीष जी, अमित शाह जी ने एक बार कहा था कि हमने इतने युद्ध यदि पाकिस्तान के साथ जीते तो सीज फायर के पहले पीओके क्यों नहीं लिया? हाँ, ऐसी क्या मजबूरी थी? इसी सदन में कहा था। आज सदन पूछता है उन लोगों ने गलती की, आपने क्यों की, ये बताएं जरा। जब आपने एयरफील्ड खत्म कर दिए, पाक गिड़गिड़ा रहा था, सीज फायर के लिए फोन कर रहा था, आप उनको बोलते सीज फायर तो हम कर रहे हैं, पीओके खाली करवाओ 5 मिनट के अंदर, नहीं तो ये युद्ध जारी रहेगा। हुआ ना? सीज फायर हो जाता, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी आता। अमित शाह जी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे भूलते कि चुनावी राजनीति के लिए एक इशू जिंदा चाहिए करके उसको जिंदा रखा? क्या सीज फायर अमेरिका के कहने पे हुआ? सवाल बताइए। और प्रियंका जी ने सही कहा
कि सवाल पूछते हैं तो जवाब नहीं देते, इतिहास ले जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के आंसू तो प्रधानमंत्री ने ये भी बहुत गाय निकाले थे। इसी जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद के लिए भी रोए थे प्रधानमंत्री जी, गिलास भर पानी पी के रोए थे। शायद आंसुओं का स्टॉक खत्म हो गया इसलिए पानी पीना जरूरी था। लेकिन प्रधानमंत्री के आंसू कहाँ गायब हो जाते हैं? जब पहलगाम होता है, और पहलगाम के बजाय फिर उसको कैश करने के लिए वो बिहार के रणभूमि पर रैली लेने जाते हैं। क्या कारण? कई सवाल है जिसका जवाब नहीं। प्रियंका ने एक बात और भी कही, ओलंपिक में मेडल आता है तो उसका भी श्रेय ले लेते हैं। मतलब श्रेय पूरे देश में कुछ भी हो जाए, किसी घर में मान लिया आप अपने घर में अभी मान लिया कि बच्चे का एडमिशन हो जाए किसी अच्छे कॉलेज में, मोदी जी को पता चलेगा तो भाऊ 65 साल 61 साल की उम्र की आपकी तपस्या खत्म हो जाएगी। कहेंगे देखिए अशोक वानखेड़े आपके बच्चे एडमिशन अच्छे कॉलेज में हुआ है ना, मैंने मेरी तपस्या से हुआ है। वो आपने पूरी जिंदगी बचपन से बच्चे मेहनत से पढ़ाया उन्होंने लिखाया। कहा ना, यहाँ भारत के फौज के लोग जब शहीद हुए, बॉर्डर पे जो सिविलियंस थे 30-35 से ज्यादा वो मारे गए। नुकसान कितना हुआ ये हमारे सैन्य जानता है। उसके बाद जो विजय हासिल की भारतीय फौजों ने कम संसाधनों में, उसके ऊपर कहते हैं कि ये माँ भारती का बेटा देश को झुकने नहीं दूंगा। अमेरिका के सामने क्या करते हो? और बराबर बोलते हैं। एक को मैंने पूछा है कि अंधभक्त को, वो अंधभक्त था पुराना, अब उसकी आंखें खुल गई। तो उनने कहा कि आप क्या बोलते हो कि अमेरिका के सामने झुक गए? मैंने हाँ, माँ भारती के बेटे ने बोला था आपके नेता ने कि देश को झुकने नहीं दूंगा। तो बोले आज भी भारत अमेरिका के सामने झुका नहीं है, लेटा है। हमारे नेता ने लिटवा दिया चरणों में देश को। आप शब्दों का चयन ठीक से करिए। एक पुराना अंधभक्त था जो अब नया ज्ञान प्राप्त हो गया उसको, कि इतने दिन से वो झासाराम बापू की कथा सुन रहा था। तो प्रियंका गांधी ने कहा ना, भाई सीधी बात पूछो, सीज फायर किया क्यों? हमारी क्या मजबूरी थी सीज फायर करने की? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी कर लेते और बलूचिस्तान को भी हम अलग कर देते। और नरेंद्र मोदी कहते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, एक टुकड़ा मैंने भी किया। लोग सैल्यूट करते। लेकिन जब व्हाइट हाउस से फोन बजा तो क्या औकात है फोन ना उठाए? वो तो छोड़िए भाऊ, सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम लोग हमारे देश में तर्क लोग करना नहीं चाहते ना। मोदी जी का ईसीजी देखिए जरा, ईसीजी का ग्राफ कैसे ऊपर नीचे होता है। ऑपरेशन सिंदूर से पहले उन्होंने कहा था, जब देश में तनाव का माहौल था कि मोदी जी चुपचाप बैठे हैं, तो उस समय मोदी जी ने कहा था, ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि हमने देश की तीनों सेनाओं को, देश की सेनाओं को हमने खुली छूट दे दी है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी निकले कि भारत माता का जो लाल है इसने सब कुछ भस्म कर दिया, स्वाहा कर दिया। उसके बाद जश्न चल रहा था, खुली छूट दे रखी थी सेना। उसी में आ जाते हैं हमारे डिफेंस अटैची इंडोनेशिया में जकार्ता वाले कैप्टन शिव कुमार। वो कहते हैं कि सेना ने तो सब कुछ दुरुस्त किया, जो भी नुकसान हुआ, नुकसान तो हुआ है हमें ठीक ठाक, वो नुकसान पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से हुआ था। उसने मतलब उनके कहने का भाव था कि हाथ बांध रखे थे। जैसे ही कहा हाथ बांध रखे थे, सन्नाटा छा गया। जब संसद में राजनाथ सिंह कल बोले लोकसभा में, तो उन्होंने फिर बोला कि मोदी जी ने खुली छूट दे रखी थी। खुली, पहले ये तो तय कर लो कि खुली छूट दे रखी थी कि हाथ बांध रखा था, ये तय कर लो। इनकी खुली छूट वैसी है कि अंग्रेजी में कहावत है, आई एम द बॉस ऑफ द हाउस, आई एम सेइंग इट विद द परमिशन ऑफ माय वाइफ।
मैं इस घर का मुखिया हूं, ये मेरे पत्नी से अनुमति लेके मैं बोल रहा हूं। मुखिया कौन हो गया? तो मेरे देश की फौज को खुली छूट है, जो भी करना है पूछ के करो, पूछ के खुली छूट है। इधर प्रियंका की अगली बाइट सुनवाइए, अगली क्लिप प्रियंका गांधी की अगली क्लिप। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूं और उन 26 लोगों की बात कर रही हूं, मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूं, महसूस करती हूं। और एक होगा, वो भी चला दीजिए इसी के साथ, फिर फाइनल कमेंट। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? भाऊ फाइनल कमेंट। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं रक्षा मंत्री हूं, नहीं तो इस देश का सामान्य नागरिक हूं। मानो तो मैं गृह मंत्री हूं, नहीं तो इस देश का सामान्य नागरिक हूं। मानो तो मैं एनएसए हूं, नहीं तो इस देश का सामान्य नागरिक हूं। जब भोग भोगने होते हैं, जब उपभोग लेना होता है, तो ये उस ओहदे को आगे करते हैं। जब इनको जिम्मेदारी निभानी होती है, तो ये ओहदा भूल जाते हैं। दयनीय स्थिति में रक्षा मंत्री है जो खुद के बेटे के पॉलिटिकल करियर की रक्षा नहीं कर पाते। वो देश की रक्षा क्या करेंगे? गृह मंत्री अपने गृह कलह में इतने बिजी है। गृह कलह मतलब पार्टी का कलह, अध्यक्ष पद। सदन में उन्होंने कहा था कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, डेमोक्रेसी है। भाई 2023 से अध्यक्ष नहीं मिल रहा इनको, वो उसमें बिजी है। एनएसए अपनी पोजीशन बनाने में बिजी है। पता नहीं कब अमित शाह की वक्र दृष्टि पड़ेगी और इस पोजीशन से हमको जाना पड़ेगा। कौन सी जिम्मेदारी आज तक इन तीनों चारों लोगों ने निभाई हो जो प्रियंका गांधी उनसे अपेक्षा करती? इनसे अपेक्षा करना रेत की दीवार में खूंटी गाड़ने जैसा है। कौन सा काम किया इन्होंने? सिवाय मराठी में कहावत है एक, आशीष, आयत्या बिळात नागोबा। आज नाग पंचमी भी है। शेष नाग हमारे कुलदैवत है। आज हमारे यहाँ बड़ी पूजा होती है। वही सनातनी धर्म वाला हूं। तो आयत्या बिळात नागोबा, इसका अर्थ यह है कि सांप कभी अपना घर नहीं बनाते। चींटियों ने बनाए हुए साम्राज्य में अंदर घुस के रहते हैं। आयत्या बिळात मतलब रेडीमेड घर में नागोबा। तो ये जहां कुछ हो जाता है, ये बाद में क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। बस सही कहा उन्होंने। कल यदि कुछ हो गया तो ये बोल देंगे कि अशोक वानखेड़े का बेटा आईआईएम में गया है, ये मेरे वजह से हुआ है, हम है इसलिए आईआईएम है। ये क्या वानखेड़े जी बता रहे मेरा बेटा आईआईएम गया है? अशोक वानखेड़े का बेटा आईआईएम इसलिए गया है कि मोदी जी का राज चल रहा है। भैया रह गई बेटी की मेहनत अपनी जगह पे रह गई, बाकी सब चीज अपनी जगह पे। बेटा तो नौकरी ऑपरेशन अगर मांगने सिंदूर, लगेगा ना, बेटा ऑपरेशन नौकरी सिंदूर, मांगेगा तो वानखेड़े की जिम्मेदारी हो जाएगी। बस ऑपरेशन सिंदूर हमने करवाया। देश की इकोनॉमी तीसरी हमने करवाई। जीएसटी का टैक्स जीएसटी का कलेक्शन हमने करवाया। ओलंपिक में कोई आता है हमने करवाया। वो जरा कुछ आ जाता है तो हमने करवाया।
रुपया बहुत नीचे गिरा है। रुपया वही है, पाउंड ऊपर, डॉलर ऊपर चला गया है, स्टॉक मार्केट नीचे गया है। ये विदेशी ताकतों का षड्यंत्र है। इनके पास कोई कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने ली नहीं, जिम्मेदारी ली। इसलिए इस सरकार को ये पूछना ही बेनामी, इस देश में किसान क्यों मर रहा है, इस देश में किसानों को फसल का भाव क्यों नहीं मिल रहा है, बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। ये सरकार इन तमाम इश्यूज के लिए नहीं आई। यदि आपने सरकार के घोषणा पत्र को देखते हुए या पार्टियों के घोषणा पत्र को देखते हुए आपने मतदान किया, तो आपसे बड़ा मूर्ख इस पृथ्वी पर नहीं है मतदाता। ये सत्ता में आए हैं स्वयं स्वार्थ के लिए, स्वयं सुखाय और मतदाता दुखाय। स्वयं सुखाय, खुद के खुशी के लिए आए, और साथ में दो चार पिट्टू है गौतम अडानी जैसे, जिनकी भलाई करना, जिनका उद्योग बढ़ाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। तो आप यदि देश के सुरक्षा की जिम्मेदारी, देश के बाकी चीजों की जिम्मेदारी, लोग शहीद हो रहे हैं, मर रहे हैं, किसने मारा, क्यों आतंकी घुस गए, ये तमाम जिम्मेदारियां कोई मतलब नहीं। इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं पूछना। चलिए खैर, ये काम जनता के जिम्मे छोड़ते हैं, वही समझे, वो समझे ना समझे, हमारा काम है सवाल उठाना, हम सवाल उठाएंगे। अगर समझ जाएगी जनता तो बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। इजाजत दीजिए, नमस्कार।